पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने शुरू किया था मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब मानव जनन पढ़ रहे हैं, और मानव जनन में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मुख्य जनन अंग। मानव में मुख्य जनन अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग मुख्य जनन अंग में वृषण के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। मानव में हम लोग पढ़ रहे हैं मुख्य जनन अंग के बारे में। मुख्य जनन अंग, जिसको हम प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं। मुख्य जनन अंग, मानव के मुख्य जनन अंग में वृषण शामिल है, टेस्टिस शामिल है। ठीक है, मानव के मुख्य जनन अंग में वृषण शामिल है, यानी मानव का मुख्य जनन अंग वृषण होता है, क्योंकि वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है और साथ ही साथ नर जनन हार्मोन भी निर्मित होते हैं। नर जनन हार्मोन भी स्रावित होते हैं। ध्यान रखिएगा, नर का जो मुख्य जनन अंग है, मुख्य जनन अंग नर में, ध्यान रखिएगा, मुख्य जनन अंग है वो वृषण है। वृषण में नर युग्मक का निर्माण होता है और नर जनन हार्मोन भी बनते हैं। इसीलिए वृषण को नर का मुख्य जनन अंग कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, वृषण को नर का मुख्य जनन अंग कहा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए वृषण के बारे में आगे हम बात करते हैं। वृषण के बारे में देखिए आगे। वृषण के बारे में कुछ मुख्य चीजें। पहला नंबर, उदर गुहा से बाहर, नर का जो उदर गुहा होता है, जो पेट वाला हिस्सा होता है, ऊपर के हिस्से पेट से ऊपर वक्ष गुहा, उसके बाद उदर गुहा यानी थोरैसिक कैविटी, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, और उदर गुहा के नीचे वाले हिस्से को पेल्विक क्षेत्र या श्रोणि मेखला क्षेत्र कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, श्रोणि मेखला क्षेत्र में शरीर से बाहर मौजूद होता है। ठीक है, यानी उदर गुहा के निचले हिस्से में जो श्रोणि मेखला क्षेत्र है उसमें ये मौजूद होता है, शरीर से बाहर। दूसरा चीज इसके बारे में, जोड़े में होता है, जोड़े में होता है। ध्यान रखिएगा, जो वृषण होता है वो जोड़े में मौजूद होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला चीज के बारे में हम लोग क्या जानकारी ले सकते हैं। वृषण का अगर हम देखें तो जब कोई माँ, अगर मान लेते हैं गर्भावस्था में है, कोई महिला गर्भावस्था में है और उसके गर्भ में अगर कोई लड़का पल रहा है, तो उस लड़के का जो वृषण होता है वो उदर गुहा से बाहर नहीं रहता, उदर गुहा में ही रहता है। ठीक है, और उदर गुहा में रहता है, और उदर गुहा से वो 7वें महीने, प्रेगनेंसी के 7वें महीने यानी गर्भावस्था के 7वें महीने वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में आता है, वृषण कोष में आता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गर्भावस्था के 7वें महीने वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में आता है। अब देखिए, ये 7वें महीने से पहले कहां रहता है, उदर गुहा में रहता है, लेकिन ये वृषण कोष में कब आता है, 7वें महीने। अब एक बात और, अगर मान लेते हैं कि ये उदर गुहा से वृषण कोष में न आ पाए। वृषण कोष क्या है, थैली समान संरचना है जिसमें वृषण रहता है।
ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर ना आए तो उसको कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है, यानी उदर गुहा से ब्रिसन कोष में ना आना, ब्रिसन कोष में न आना क्रिप्टोकाइडिज्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोकाइडिज्म कहलाता है। क्या है भाई? अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो मां के गर्भ में है और उसका ब्रिसन जो है वो उदर गुहा वाले हिस्से में है, 7वें महीने तक आ जाएगा ब्रिसन कोष में, थैलीज समान जो संरचना होती है उसमें आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ना आ पाए तो स्थिति क्या कहलाएगा? क्रिप्टोकाइडिज्म। ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोकाइडिज्म कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ऐसी स्थिति में देखिए परेशानियां क्या होगी। पहला नंबर, एक चीज और नोट कर लीजिए, ब्रिसन जो होता है एक थैली समान संरचना में मौजूद होता है जिसको ब्रिसन कोष कहते हैं। प्रत्येक ब्रिसन, कितने ब्रिसन होते हैं? 2। प्रत्येक ब्रिसन एक थैली समान संरचना में मौजूद होता है जिसे ब्रिसन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिसन कोष कहते हैं। ब्रिसन क्या है? ब्रिसन कोष क्या है? वो थैली समान संरचना होती है जिसमें ब्रिसन मौजूद होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, थैली समान संरचना जिसमें ब्रिसन मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिसन कोष। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके बाद, अब ब्रिसन कोष का कार्य क्या है? पहले ध्यान रखिए ब्रिसन कोष का कार्य, थोड़ा ये भी ध्यान दे दीजिए। ब्रिसन कोष का कार्य, ब्रिसन कोष का कार्य क्या है? ब्रिसन कोष का कार्य ध्यान रखिए। जो मान लीजिए कि अगर ब्रिसन, जो शरीर का तापमान होता है, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 37 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी व्यक्ति, 37 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी व्यक्ति में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान कम चाहिए होता है। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है। ध्यान रखिएगा, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ब्रिसन कोष क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। तापमान को नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शरीर के तापमान से ब्रिसन के तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। यह बात ध्यान रखिएगा। यानी लगभग ब्रिसन का जो तापमान होता है लगभग 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और इतना ही तापमान पर शुक्राणु का निर्माण हो सकता है, नर युग्मक का निर्माण हो सकता है। अगर ज्यादा तापमान रहेगा तो निर्माण शुक्राणु का नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने बोला कि अगर किसी बच्चे में अगर उसका ब्रिसन उदर गुहा में ही रह जाए, तो ऐसी स्थिति अगर हो जाएगी कि उदर गुहा में ही ब्रिसन रह गया, तो स्थिति क्या कहलाएगी? क्रिप्टोकाइडिज्म। और ऐसी स्थिति में सर्जरी करके फिर ब्रिसन कोष में स्थानांतरित करना पड़ेगा। तब वो बच्चा जब बड़ा होगा तब वो बच्चे पैदा कर सकता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। नहीं तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है,
और 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता, तापमान कम चाहिए। और तापमान को नियंत्रित कौन करता है? ब्रिसन कोश, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, इंग्लिश में स्क्रोटम कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ब्रिसन के बारे में अगला चीज, ब्रिसन के बारे में अगला चीज देखिए, इसका जो आकार होता है, आकार वो होता है अंडाकार, अंडाकार होता है। ब्रिसन अंडाकार होता है, तो मानकर चलिए कि अंडे को देखिएगा तो उसकी लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो आकार है अंडाकार, तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई अधिक होगी, 4 से 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। ब्रिसन की जो लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसको ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिसन की संरचना, लेकिन इस चीज को आप नोट कर लें। ब्रिसन की संरचना, ब्रिसन की संरचना देखिए अंदर में क्या क्या चीजें हैं। मान लेते हैं कोई ब्रिसन है, मान लेते हैं ये ब्रिसन है, ठीक है। एक ब्रिसन को देखते हैं। इस ब्रिसन में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, 250 इसमें कक्ष हैं। ये टोटल कितने कक्ष होते हैं? 250 कक्ष। इस कक्ष को कहते हैं ब्रिसन पालिका, ब्रिसन पालिका। ध्यान समझिएगा, एक ब्रिसन में कुल 250 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होंगे? 250। दोनों ब्रिसन मिलाकर 500, लगभग 500 कक्ष होंगे, ठीक है। एक ब्रिसन में 250 कक्ष हैं। इसको बोलते हैं ब्रिसन पालिका, ठीक है। अब देखिए एक ब्रिसन पालिका के अंदर, एक ब्रिसन पालिका के अंदर ये कुंडलित टाइप से संरचनाएं होती हैं, कुंडलित टाइप से संरचना होती है। किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है। ऐसे कुंडलित टाइप से संरचना होती है। सब में 1 से 3 की संख्या में कुंडलित टाइप से जो संरचना होती है उसको बोलते हैं शुक्रजनक नालिका, शुक्रजनक नालिका। ध्यान रखिएगा, हमने ये कहा प्रत्येक ब्रिसन में 250 कक्ष हैं। कितने कक्ष हैं? 250 कक्ष। प्रत्येक कक्ष जिसको हम क्या कह रहे हैं? ब्रिसन पालिका कह रहे हैं। और प्रत्येक ब्रिसन पालिका में लगभग 1 से 3 की संख्या में कुंडलित जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको शुक्रजनक नालिका कहते हैं। शुक्रजनक नालिका कितनी होती है प्रत्येक कक्ष में? किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है। 3 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो उस संरचना को कहते हैं शुक्रजनक नालिका। अब मान लेते हैं कि किसी में अगर एक शुक्रजनक नालिका को हम ले लेते हैं, एक शुक्रजनक नालिका ले लेते हैं, एक शुक्रजनक नालिका ले लेते हैं। मान लेते हैं ये नालिका है, एक शुक्रजनक नालिका। इस शुक्रजनक नालिका के आंतरिक दीवार पर देखिएगा, आंतरिक दीवार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। आंतरिक दीवार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं लगी हुई हैं 2 तरह की, ठीक है। 2 तरह की यहां कोशिकाएं लगी हुई हैं अंदर की ओर। 2 तरह की कोशिकाएं लगी हुई हैं। अब देखिए जो ये कोशिका है इसको बोलते हैं सार्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? सार्टोली कोशिका। एक जो कोशिका हो गई वो हो गई सार्टोली कोशिका। और जो दूसरी कोशिका होती है उसको बोलते हैं नर जर्म कोशिका, उसको बोलते हैं नर जर्म कोशिका। एक हो गई सार्टोली कोशिका और दूसरी हो गई नर जर्म कोशिका। अब सुनिए, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, इसको ये सार्टोली कोशिका है। नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है। किससे शुक्राणु का निर्माण होता है? नर जर्म कोशिका से। ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु कोशिका का निर्माण कहां किससे होता है? तो नर जर्म कोशिका से होता है। कहां होता है? तो शुक्रजनक नालिका के आंतरिक दीवार पर।
ये शुक्रजनक नालिका है। इसके आंतरिक दीवार पर दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक है नर जर्म कोशिका, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यहां अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ध्यान रखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या है? नर की जनन कोशिका है। और सार्टोली कोशिका देखिए, सार्टोली कोशिका, जो सार्टोली कोशिका है, ये सार्टोली कोशिका जो है ये नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है बच्चों? पोषण प्रदान करती है। सार्टोली कोशिका का काम है नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करना। किसका काम है? सार्टोली कोशिका का काम है। और नर जर्म कोशिका क्या करती है? तो इससे शुक्राणु का निर्माण होता है। कौन से विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ये दोनों कोशिकाएं होती कहां है? तो शुक्रजनक नालिका के आंतरिक दीवार पर होती है। और शुक्रजनक नालिका कहां होती है? तो वृषण पालिका में मौजूद होती है। किस संख्या में? 1 से 3 की संख्या में। यानी किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, किसी किसी में 3 की संख्या में होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहां तक समझ गए। मैंने पहले बताया था कि वृषण नर का मुख्य जननांग है। क्यों है? क्योंकि वृषण में क्या होता है कि नर जनन कोशिका का निर्माण होता है और साथ ही साथ नर जनन हार्मोन भी बनते हैं। थोड़ा सा इसको एक डायग्राम, इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम देखते हैं थोड़ा। देखिए, यहां देखिए, ये जो है ये वृषण है, ठीक है। ये देखिए, ये वृषण है, ये वृषण है। और इस वृषण में देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मुख्यतः क्या है? ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये सब है, क्या है भाई? तो शुक्रजनक नालिका है। क्या है? शुक्रजनक नालिका। हम बोले है ना शुक्रजनक नालिका। कहां होता है शुक्रजनक नालिका? वृषण पालिका में। कहां होता है? वृषण पालिका में, ठीक है। तो ये वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नालिकाएं हैं। अब ये शुक्रजनक जो नालिकाएं हैं, शुक्रजनक नालिकाएं, ये शुक्रजनक नालिका के आंतरिक दीवार पर ही, इसी के अंदर के दीवार पर ही वो कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो तरह की। कौन कौन? सार्टोली कोशिका और नर जर्म कोशिका, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये देखिए, ये आंतरिक दीवार, ये हो गया दीवार। इस दीवार पर क्या क्या पाया जा रहा है? यहां पाया जा रहा है स्पर्मेटोगोनियम, जिसको हम नर जर्म कोशिका भी कहते हैं, नर जर्म कोशिका भी कहते हैं। और यहीं पे पाया जा रहा है क्या? सार्टोली कोशिका। क्या पाया जा रहा है? सार्टोली कोशिका। हम पहले ही बताए हैं कि नर जर्म कोशिका से किसका निर्माण होगा? शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा बच्चों? शुक्राणु का। नर जर्म कोशिका, जो ये शुक्रजनक नालिका के आंतरिक दीवार पर पाया जा रहा है, नर जर्म कोशिका, इससे शुक्राणु बन रहा है। और जो ये पाया जा रहा है सार्टोली कोशिका, इसका काम है नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करना, ठीक है। ये अभी जस्ट हमने बताया है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब ये दिया हुआ है कि कैसे निर्माण होता है, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे शुक्रजनन में। शुक्रजनन क्या है? नर में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहा जाता है। तो शुक्रजनन में हम बताएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि एक हमने लिया, जैसे देखिए यहां पर है स्पर्मेटोगोनिया, यहां है सार्टोली सेल। लेकिन आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 2 शुक्रजनक नालिका होगी। सपोज मान लेते हैं ये शुक्रजनक नालिका हो गई, एक शुक्रजनक ये नालिका हो गई, एक ये शुक्रजनक नालिका हो गई। तो 2 शुक्रजनक नालिकाएं होंगी। इसके अंदर तो कोशिका है ही, इसके बाहर में जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, ध्यान रखिएगा, बाहर में जो ये वाला स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब देखिए, अंतराली अवकाश मतलब जो शुक्रजनक नालिका है, सपोज ये शुक्रजनक नालिका है, ये है शुक्रजनक नालिका, और इस शुक्रजनक नालिका के बाहर ये वाला जगह, इधर का जगह, बाहर का जगह, इसको क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश बोला जाता है। तो आप कहिएगा
कि अंतराली अवकाश क्या है, तो दो शुक्रजनक नालिका के बाहर के हिस्से के खाली जगह को हम अंतराली अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश में जो कोशिका पाई जाती है, देख रहे हैं यहां कोशिका पाई जा रही है, इस कोशिका को बोलते हैं, जैसे यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इस कोशिका को बोलते हैं। और कुछ रक्त वाहिनियां भी होती है, सूक्ष्म रक्त वाहिनियां भी होती हैं। रक्त वाहिनियों के साथ साथ कुछ रक्त वाहिनियां हैं यहां पर, ध्यान रखिएगा, कुछ रक्त वाहिनियां हैं यहां पर, और ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। इन कोशिका को जो कहते हैं, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका। और ध्यान रखिएगा, इस अंतराली कोशिका को लिडिक कोशिका भी कहते हैं। लिडिक कोशिका, लिडिक सेल, लिडिक सेल इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस अंतराली कोशिका क्या कहते हैं? लिडिक कोशिका भी कहते हैं। अब इन लिडिक कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन। एंड्रोजन का स्राव कहां से होता है? लीडिंग कोशिका से। एंड्रोजन क्या है? नर जनन हार्मोन है, जनन हार्मोन है। हमने क्या कहा था कि वृषण में दो चीजें हो रही हैं, एक तो नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, और दूसरा चीज हमने क्या कहा था कि इसमें नर जनन हार्मोन भी बनते हैं। तो नर जनन हार्मोन कहां से बनता है? लीडिंग कोशिका से, लीडिंग सेल से, जिसको अंतराली कोशिका भी कहते हैं। ये कहां पाया जाता है? अंतराली अवकाश वाले हिस्से में। और अंतराली अवकाश क्या है? तो शुक्रजनक नालिका के बाहरी हिस्से के खाली जगह को अंतराली अवकाश कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो नर में जो मुख्य जननांग है वृषण, वृषण के बाद सहायक जननांग भी है, और सहायक जननांग में पहले सहायक नालिकाएं हैं। क्या है? पहले सहायक नालिकाएं। देखिए, सहायक नालिकाएं, सहायक नालिका, सहायक नालिका। सहायक नालिका में पहले रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस अर्थात वृषण, वृषण जालिका, ठीक है, नोट करते जाइएगा, वृषण जालिका। सहायक नालिका में पहले क्या है? वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस। दूसरा क्या है? वॉसिफ्रेंसिया अर्थात शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। तीसरा क्या है? इपिडिडाइमस अर्थात अधिवृषण, अधिवृषण, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है? अधिवृषण। और चौथा क्या है? वॉश डिफरेंस मतलब शुक्रवाहक, शुक्रवाहक, ठीक है, शुक्रवाहक। ये चार चीजें हो गई किसमें? सहायक नालिका में। सहायक जो जनन अंग है, जो नर का सहायक जनन अंग है, सहायक जनन अंग में पहला नंबर क्या है? सहायक नालिका। सहायक नालिका में चार हिस्से, पहला है वृषण जालिका, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है अधिवृषण, और चौथा है शुक्रवाहक। ये चार चीजें हो गई। अब देखिए इसमें डायग्राम में, इसमें देखिएगा, इसमें कहां कहां क्या है। ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये शुक्रजनक नालिका है, शुक्रजनक नालिका, शुक्रजनक नालिका है। इसी शुक्रजनक नालिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। आंतरिक दीवार पर कौन सी कोशिका से? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि शुक्रजनक नालिका में जो आंतरिक दीवार पर कौन सी कोशिका से, कौन सी कोशिका से शुक्राणु का निर्माण होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अब देखिए, शुक्रजनक जो नालिका है, ये शुक्रजनक नालिका सब देख रहे हैं कहां आकर मिल रहा है? यहां पर, सब यहां पर आकर मिल रहा है, सब यहां पर, यहां पर। तो जो ये वाला हिस्सा, ये इस हिस्से को कहते हैं वृषण जालिका। क्या कहते हैं? वृषण जालिका, ठीक है। अब देखिए, वृषण जालिका से फिर ये चीजें देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका आकर के यहां पर देखिए, ये घुमावदार एक संरचना बन रही है, संरचना बन रही है, फिर ऊपर की तरफ जा रही है। इसको बोलते हैं अधिवृषण। इसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण, अधिवृषण।
इसको बोलते हैं अधिवृषण। तो ध्यान रखिएगा, शुक्रजनक नालिका से, शुक्रजनक जो नालिकाएं हैं वो वृषण जालिका में खुलती है, और वृषण जालिका शुक्रवाहिका में खुलती है, और शुक्रवाहिका से होते हुए अधिवृषण में चला आता है। अब अधिवृषण को देखिएगा, एक इसके ऊपर एक संरचना है, यानी वृषण के ऊपर एक संरचना है जो आधी पूरे वृषण को नहीं ढका है, आधे वृषण को ढका हुआ है, मतलब इस साइड के ये वृषण को ढक लिया है, ठीक है, इधर तो नहीं है अधिवृषण। अब अधिवृषण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पहले तो ये जान गए कि वृषण के ऊपर आधे हिस्से में ढकी हुई संरचना होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। अधिवृषण डालिए, अधिवृषण, अधिवृषण एक ढंग से देखिए तो एक टोपी टाइप से संरचना होती है, वृषण के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जो आधे वृषण को ढकती है, अधिवृषण कहलाती है, एपिडिडाइमस कहलाता है। इसका कार्य क्या है, अधिवृषण में जब शुक्राणु जाता है तो ध्यान रखिएगा वहां पर परिपक्व होता है। शुक्राणु कहां परिपक्व होता है, परिपक्व कहां होता है, अधिवृषण में। शुक्राणु कहां परिपक्व होता है, अधिवृषण में। इसका दूसरा काम यह है कि जब शुक्राणु परिपक्व हो जाएगा तो चलनशील भी हो जाएगा, तो यहां पर चलनशील हो जाता है, मोटाइल हो जाता है, मोटाइल हो जाता है यहां पर, यानी चलने लगता है, ठीक है, चलनशील हो जाता है, यानी मोटाइल हो जाता है। अब देखिए तीसरा चीज ये है कि यहां पर डीकैपेसिटेशन प्रोसेस होता है, डीकैपेसिटेशन। डीकैपेसिटेशन होता है। अब डीकैपेसिटेशन क्या है, तो डीकैपेसिटेशन में क्या होता है, जैसे मानते ये शुक्राणु है, सपोज मानिए ये सांप के आकार का ये शुक्राणु है, तो शुक्राणु की ये शीर्ष होता है ना, यहां पर कई सारे एंजाइम होते हैं, इसमें केंद्रक होता है, एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम चारों ओर से इसका शीर्ष एक कोलेस्ट्रॉल की परत से ढक जाता है, कोलेस्ट्रॉल की परत से ये ढक गया, एंजाइम किससे ढक गया, कोलेस्ट्रॉल की परत से। तो शुक्राणु के शीर्ष का कोलेस्ट्रॉल के परत से ढक जाना डीकैपेसिटेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, शुक्राणु के शीर्ष का लिख लीजिए, शुक्राणु के शीर्ष का कोलेस्ट्रॉल की परत से ढक जाना क्या कहलाता है, डीकैपेसिटेशन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, शुक्राणु के शीर्ष का कोलेस्ट्रॉल की परत से ढक जाना डीकैपेसिटेशन कहलाता है। यह कैपेसिटेशन भी होगा, लेकिन कहां, मादा के जनन अंग में, मादा के जनन अंग में, गर्भाशय में, और जो जनन मार्ग है उसमें कैपेसिटेशन प्रोसेस होगा, वहां पर एक कोलेस्ट्रॉल का परत हट जाएगा, यहां पर लग गया है डीकैपेसिटेशन, हट जाएगा कैपेसिटेशन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने बताया अधिवृषण के 3 कार्य। पहला बताया है कि इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है, दूसरा बताया है इसमें शुक्राणु चलनशील हो जाता है, और तीसरा हमने बताया है यहां पर डीकैपेसिटेशन प्रक्रिया होती है। यह ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर देख लीजिए, यह है शुक्रजनक नालिका। पहले ध्यान से देखते जाइए, शुक्रजनक नालिका, शुक्रजनक नालिका, शुक्रजनक नालिका से कहां आएगा, वृषण जालिका में, वृषण जालिका में, ठीक है, वृषण जालिका में। वृषण जालिका से कहां आएगा, तो आएगा शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका यानी वासिफ्रेंसिया। शुक्रवाहिका से अधिवृषण, अधिवृषण में आया, अधिवृषण में आएगा तो 3 काम हो गए। पहला काम शुक्राणु परिपक्व हुआ, दूसरा काम शुक्राणु चलनशील हुआ, और तीसरा काम डीकैपेसिटेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद अधिवृषण से, अब देखिए ये अधिवृषण है, यहां से ये ऊपर की ओर एक लूप बन रहा है, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, शुक्रवाहक। अब शुक्रवाहक से यहां पर आएगा और ये शुरू होता है, ये पेनिस का हिस्सा है, सीसन का हिस्सा है। यहां पर ये दो ग्रंथियां हैं, एक इधर एक इधर, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, मतलब शुक्राशय। और शुक्राशय से नीचे यहां पर एक ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय दो है, प्रोस्टेट ग्रंथि एक है, और यहां पर दो है वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। यहां देख रहे होंगे ये वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि है, दोनों तरफ दो वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और दो शुक्राशय, ये तीन ग्रंथियां हैं। अब सीसन मार्ग से आते हुए यहां से ये शुक्राणु शरीर से बाहर आता है। ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। ये हो गया आपका शुक्र, ये हो गया सहायक नालिका। अब सहायक नालिका के बाद हम लोग देखते हैं जनन ग्रंथियों के बारे में। जनन ग्रंथियों के बारे में, जनन ग्रंथियों में देख लीजिए। जनन ग्रंथियां, तीन चीजें हैं यहां जनन ग्रंथियों में, तीन चीजें। पहला है शुक्राशय, शुक्राशय। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्रंथि। और तीसरा है वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि को काउपर ग्रंथि भी कहते हैं, इसको काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। शुक्राशय होता है जोड़े में, ये सिंगल होता है, और ये भी होता है जोड़े में, वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य के निर्माण में मदद करता है, वीर्य के निर्माण में मदद। अब देखिए वीर्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, शुक्राणु प्लस प्लाज्मा, जो तरल अवस्था है, तरल रूप में होता है, बराबर वीर्य। ठीक है, वीर्य, शुक्राणु और प्लाज्मा मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? प्लाज्मा में होता है कैल्शियम, कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम। एंजाइम, और आप सबको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में कैल्शियम मौजूद होता है, एंजाइम होते हैं, फ्रक्टोज होता है, ये सब मौजूद होते हैं। और ये प्लाज्मा जो तरल अवस्था में है, ये और शुक्राणु दोनों मिलकर के वीर्य का निर्माण करते हैं, जिसको हम सीमेन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य के निर्माण में मदद करते हैं। दूसरा नंबर, शुक्राणु को पोषण भी मिलता है इससे। इस प्लाज्मा से क्या मिलता है? पोषण। ठीक है, शुक्राणु को पोषण मिलता है। ठीक है, इससे तरल पदार्थ से क्या मिलता है? पोषण मिलता है। वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि का काम क्या है? तो ये क्या करता है? सीसन में चिकनाईपन प्रदान करता है। जो बाह्य जननेंद्रिय है उसमें चिकनाईपन प्रदान करता है, प्रदान करता है, ताकि इरेक्शन हो करके और जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो शरीर से बाहर आ सके। इसलिए ये वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है वो सीसन में चिकनाईपन प्रदान करता है। तो ये तीनों के काम आप लिख लीजिएगा। जनन ग्रंथियों में तीन जनन ग्रंथियां हैं। पहला है शुक्राशय, दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, और तीसरा है वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। वॉल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि को काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। शुक्राशय जोड़े में होता है, वॉल्वो यूरेथ्रल जोड़े में होता है, जबकि प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगल होता है। तीनों का काम हमने बताया। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य के निर्माण में मदद करते हैं। वीर्य क्या है? शुक्राणु और तरल जो प्लाज्मा है उसको मिला करके उसको वीर्य कहते हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? कैल्शियम होता है, एंजाइम होता है, फ्रक्टोज होता है। दूसरा काम क्या है? शुक्राणु को पोषण भी ये प्रदान करता है। वॉल्वो यूरेथ्रल, जिसको काउपर ग्रंथि कहते हैं, ये भी जोड़े में होता है। यह सीसन में, इससे निकलने वाला तरल पदार्थ सीसन में चिकनाईपन प्रदान करता है। ये हो गया जनन ग्रंथियां। अब देखिए बाह्य जननेंद्रिय। अब आप हेडिंग डालिए बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय।
बाह्य जननेंद्रिय में शीसन शामिल है, शीसन। अब जो है शीसन, ये नर का बाह्य जननेंद्रिय है। क्या है? बाह्य जननेंद्रिय। देखिए थोड़ा, ये है शीसन का हिस्सा, जो ये रेड वाला हिस्सा है ये शीसन का हिस्सा है, ठीक है। इसको शीसन मुंड कहा जाता है। जो आगे का हिस्सा है उसको शीसन मुंड कहा जाता है। और जो ये व्हाइट कलर का जो ये दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये स्किन है, त्वचा है, ढीली एक त्वचा होती है, जिसको कहते हैं अग्रछद। अग्रछद, इसको अग्रछद कहा जाता है। इस शीसन के ऊपर एक ढीली त्वचा होती है जिसको हम अग्रछद कहते हैं, और जो आगे का हिस्सा होता है जहां से स्पर्म बाहर निकलता है, इसको शीसन मुंड कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसी मार्ग से जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो बॉडी से बाहर आता है। ये बाह्य जननेंद्रिय में यही शीसन शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का जो टॉपिक के रहा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्य जननांग, मुख्य जननांग, लगभग आप लोग अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं रही होंगी। और आगे के जो टॉपिक रहने वाला है वो है मादा जननांग हम लोग पढ़ेंगे। नर जननांग में हमने आज पढ़ा मुख्य जननांग और सहायक जननांग दोनों के बारे में, आपने नोट्स तैयार किया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत बहुत